मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ओके, सो 31 जनवरी इस साल का पहला महीना, जिसका ऑलमोस्ट खत्म ही मेरे भाई। और हमारे पास 12 घंटे बाकी है, नए महीने की शुरुआत होगी। और नए महीने की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन होती है हमेशा से ही। फरवरी महीने की 1 Feb बजट आता है, 31 Jan इकोनॉमिक सर्वे आएगा। ओके, सो काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए, हमारे लिए डिस्कस करने के लिए। बट एक बात और समझनी पड़ेगी कि ये जो 12 महीने है हमारे पास, उसमें से जो एक महीना जा चुका है और जिन्होंने अब शुरुआत की है, तो आप इतना मान के चलिएगा कि आप लोगों से एक महीने पीछे हैं। आपको इस फरवरी महीने में उनसे आगे निकलने के लिए, उन तक आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ओके, और हम लोग तो हैं ही आपके साथ तैयारी में, आपकी और बेहतर तैयारी कराने के लिए। आज का मोटिवेशनल कोट ही उसी थॉट के साथ है मेरे भाई, कि अपने को इम्प्रूव करो। अपने को, अगर आप अपनी इम्प्रूवमेंट पे अक्सर ना हम लोग दूसरे में इम्प्रूवमेंट तो देख पाते हैं। देख, ऐसे तुझे करना चाहिए, तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए फायदेमंद रहेगा। देख बेटा, तू ना ये काम कर ले, 4 चीजें ये तेरे लिए बढ़िया हो जाएंगी। अगर तूने ये कर लिया ना, तेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तू ये 2 चीजें कर ले, देख तू मतलब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जब बात आएगी अपने पे, तो अपने पे हमारी ये आंख कान, सारी चीजें, सोचने समझने की शक्ति सब मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ चली जाती है। जब बात आती है दूसरे की, तो हमारे अंदर का ये जो ज्ञानी बाबा है मेरे भाई, ठीक है, ये ज्ञानी बाबा है, ये सलाहकार बाबा है, ये जग जाता है। तो पहले तो ना ये इसको अपने लिए जगाइए। अगर आप अपने लिए जगाएंगे तो आपको पता, आप तो वैसे भी बहुत परफेक्शनिस्ट है, आपको तो सब पता है कि किस में क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो क्यों ना आईने के सामने अपने से ही बात करके अपनी इंप्रूवमेंट पे काम किया जाए। इसके पीछे भागिए, इम्प्रूव योर सेल्फ। आपके अंदर इसकी भूख होनी चाहिए कि यार नहीं, मुझे हर हालत में अपने को इम्प्रूव करना है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक रूल अपना लो जो मैं अपनाता हूँ, आज जो कर रहे हो उससे बेहतर कल करो। बस, मैं नहीं कहता बहुत लंबा आगे तक का सोचो। हाँ, एक गोल आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आपको बेहतर डायरेक्शन मिलता है। लेकिन अब जरूरी ये है कि छोटे छोटे गोल सेट करो। कोशिश करो कि आज जो किया है ना, आज जैसे 31 Jan को जो कर रहे हो, उससे बेहतर कल करने का सोचो कि कैसे भी मुझे मेरे भाई, आज जो कर रहा हूँ ना उससे बेहतर कल करूंगा, कल जो करूंगा उससे बेहतर फिर आगे करूंगा, उससे बेहतर। हम मतलब यही सोचो कि यार आज पूरे दिन का मैं प्लान करता हूँ, और आज ये जो प्लान है, इस प्लान को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ मेरे भाई। अगले साल, मतलब अगले महीने मेरे भाई, फिर और बढ़िया बेहतर करूंगा, या अगले दिन और बेहतर बढ़िया करूंगा, या अगले घंटे बढ़िया करूंगा मेरे भाई, अगले मिनट बेहतर करूंगा। तो जो किया है ना, जो समय चला गया, उससे बेहतर आगे के लिए सोचिए। तब तो देखिए चीजें बढ़िया होंगी। लेकिन मेरी बातें कुछ लोगों के समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जिनके समझ में आएगी बढ़िया मेरे भाई, नहीं आएंगी तो बाद में समझ में आएंगी। ठीक है, आएंगी जरूर। चलो, बाकी ऊपर वाले का नाम लेते रहो, राधे राधे जय श्री राधे करते रहो। ये आप लोगों के लिए देखिए मेरे दोस्त, बजट में कल प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने स्पेशली मुझे इनवाइट किया है। वो कह रही हैं कि आइए सर, और बजट आप प्रेजेंट करिए। मैं बहुत 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 बजट प्रेजेंट कर चुकी हूँ। ठीक है, अब क्यों ना आप बजट प्रेजेंट करिए। मैंने कहा मैम क्या बात कर दी आप, नहीं आप ये गद्दी की मालकिन आप हैं, वित्त मंत्री आप हैं। नहीं नहीं सर, सस्ते वाले वित्त मंत्री तो सर आप हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर आप इतना सम्मान दे रही हैं तो ये सस्ते वाले वित्त मंत्री हमारे इस बजट को 1 फरवरी को शाम को 6 बजे प्रेजेंट करेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके जो आई आशीष गौतम सर हैं, ये शाम को 6 बजे आपको 1 फरवरी को मिलने जा रहे हैं। इस बजट की फुल एनालिसिस होगी। ओके, बजट तो आ जाएगा, लेकिन उसको डिटेल में, हमेशा से हम लोगों का बजट का सेशन जो रहता है बहुत डिटेल में रहता है। एक एक चीज को हम लोग बड़े बढ़िया तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो मेरे दोस्त 6 बजे 1 फरवरी इवेंट लग चुका है, आप जाके उसको नोटिफाई में भी कर सकते हो। ओके, आगे कुछ एक सेशन मैंने प्लान किए, छोटे छोटे सेशन प्लान किए, जैसे देश का बजट भी हुआ लीक। ये वीडियोस आप जरा देखिएगा। ओके, आपको पता है कि बजट के बारे में छोटे छोटे सेशंस प्लान किए। ओके, ये 1 1 मिनट के शॉर्ट्स होंगे। अगर समय मिले तो थोड़ा सा मेरे दोस्त इनको जरूर देखिएगा। ओके, और बाकी हम लोगों को जुड़ना तो है ये 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2025 मेरे दोस्त, शाम को 6 बजे। ओके, सब तैयार हो अपने भाई के साथ? गजब फोटो एडिट किया। अरे ये एडिट नहीं किया, अरे यार कल मैं गया था, दिल्ली गया था मैं, तो वहां पर ही ये फोटो क्लिक कराया मेरे भाई। हाँ, मैडम ने कहा कि देखिए ये बजट जाने वाला। मैंने कहा अरे प्रभु, ऐसे कैसे? तो कहते नहीं नहीं, आपके होते हुए ऐसे कैसे बजट जाएगा? मैंने कहा वही तो फिर उन्होंने बताया मेरे भाई सारी चीजें, क्या क्या बजट में होने वाला है। मैं बता नहीं सकता तुमको,
नहीं तो फिर अगला शॉर्ट्स मेरा ही बन जाएगा, एक और हुआ बजट लीक। ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं। चलो ये सारी बातें मेरे भाई धर्म कर्म की बातें एंड में करेंगे, ओके। अब जरा आते हैं, कल मैंने एक सेशन लिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का, मुझे लगा भाई मैं इतनी मेहनत किया हूँ उस सेशन पे, 15 मिनट का एक सेशन लिया, बच्चा दिखेगा। अभी सुबह जब मैं उठा और उस सेशन को देखा मैंने, तो उस पर 8,000 बच्चे थे। तो मेरे को लगा यार, मुझे लगता है कि बच्चों को ना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से ज्यादा एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड कंटेंट ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो क्यों ना एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड कंटेंट ही लाया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का होगा क्या, है ना। चलो छोड़िए इन बातों को, तुम बहुत गरियाओगे, बहुत देर हो चुकी है, 7:15 हो चुके हैं, अब सेशन प्रॉपर अपना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हमें क्या बताता है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हमें ये बताता है कि हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं, या कहां तक हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, ओके। या फिर यूं कहें, डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो एडॉप्शन हो रहा है, लोग जो इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, क्या हमें पता चल पा रहा है कि हमारे देश में कैसे कितने लोगों तक ये पहुंच रहा है। या हमारे देश में मेरे भाई प्रतिशत में अगर हम बात करें, तो पहले अगर हम 1% पे बैठे थे, तो क्या वो प्रतिशत बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये लोग वापस से दोबारा से कैश की तरफ ही जा रहे हैं। तो आंसर मिलता है नो, कैश की तरफ तो नहीं, डिजिटल ट्रांजेक्शन धीरे 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 मूव कर रहे हैं। और आप यहां पर देखेंगे, एज पर आरबीआई जो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, ये बता रहा है 11.1% की ग्रोथ देखने को मिली है सितंबर 2024 के अंत तक, ओके, ठीक है। सितंबर 2024 के अंत तक 11.1% की ग्रोथ देखने को मिली। कितने की बेटा, 11.1% की। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। तो डिजिटल पेमेंट अक्रॉस द कंट्री रजिस्टर्ड 11.11% ईयर ऑन ईयर राइज। मतलब ये कह रहे हैं कि सितंबर 2024 का कंपैरिजन आप सितंबर 2023 से करिए। आप पिछले साल जिस उम्र में थे और आज के दिन जिस उम्र में है, आप कंपैरिजन करिए, आप में कितना बदलाव आया। आप अपना पुराना फोटो रखिए, आप अपना नया फोटो रखिए, तो आपके समझ में आएगा। आप पहले मोटू थे, अब आप पतलू हो गए हो। पहले आप ढोलक लगते थे, अब आप मेरे दोस्त अब बांसुरी लगने लगे हो। मतलब कहने का ये है कि आप में बदलाव आया। हो सकता है पहले बांसुरी लगते थे, अब ढोल लगने लगे हो या अदरक लगने लगे हो, ओके। तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो कि एक साल पहले इस डेट पर मैं यहां था, आज एक साल बाद में इस डेट पर यहां हूं। तो जो ये डिजिटल पेमेंट है, इनमें ईयर ऑन ईयर लिखा है वर्ड। ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल सितंबर 2023 का कंपैरिजन सितंबर 2024 से करें, तो 11.11% की ग्रोथ देखने को मिली। मतलब ये बता रहा है कि लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है सितंबर 2024 के लिए, इसका स्कोर रहा 465.33। असल में है क्या कि जब ये इंडेक्स आया था, तो इसका जो बेस ईयर माना गया वो माना 2018, ओके, रेफरेंस ईयर। और बेस ईयर का जो अमाउंट है, जो स्कोर है, ओके, नॉट अमाउंट, स्कोर है, वो 100 रखा है इन्होंने। कि मान लेते हैं कि 100 लोग मेरे दोस्त अभी इससे कनेक्टेड है। तो आप धीरे 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 देखिए, यहां पर धीरे 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 ये स्कोर बढ़ता हुआ चल रहा है। और सितंबर 2024 आते आते ये स्कोर 465.33 पे हो गया है। मगध की मिट्टी, मिथिला का प्यार, बिहार की संस्कृति सबसे शानदार, और आप भी शानदार है, शुक्रिया विक्रम भाई मेरे। ठीक है विक्रम भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए, हे प्रभु, इनको थोड़ी सद्बुद्धि दो, ठीक है। इनका सिलेक्शन कराओ, माँ सरस्वती मेरी जवान पे विराजमान हो जाओ, इन सब बच्चों का सिलेक्शन करा दो, ठीक है। ये बच्चे परेशान है। मार्च 2024 में ये स्कोर था, मार्च और सितंबर 2024 में मेरे भाई ये स्कोर है। इतना सिंपल है ना। ये स्कोर का मतलब ये समझ लो कि धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है। ये स्कोर हमें बढ़ता हुआ क्या दिखा रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि भाई धीरे 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 डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है, इनका एडॉप्शन मेरे दोस्त बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ओके। आगे, अब आरबीआई ये जो इंडेक्स कैलकुलेट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मेरी हाइट कितनी है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरी हाइट कितनी है? मैं मापूंगा इंची टेप से। या मेरा वेट कितना है, तो मैं भार मशीन से, मेरे दोस्त वेट मशीन से मापूंगा। मैं कहूंगा कि यहां से वहां तक आपके बीच में मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मैं डिस्टेंस मापने के लिए कुछ इस्तेमाल करूंगा। बात समझ में आ रही है? अभी भाई दूध वाले भैया आएंगे दूध देने के लिए, ठीक है, तो हम भैया उनसे दूध लेंगे, तो लीटर से वो देंगे, तो हम उसे मापेंगे कि भैया जी कितना दूध आपने दिया है। तो हर चीज को मापने का एक तरीका है ना, ठीक है। अब वो अच्छा है खराब है, उसके लिए हमने पैरामीटर्स बना रखे हैं। अरे यार
जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे से कहते हैं कि लोग, अरे यार ये तो बहुत अच्छा भी है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे भाई ये खराब भी है। ये वही है जो रिश्तेदारियां पड़ोसियां, इन्हीं के लिए खराब और अच्छा होता है। अगर इनको सुबह उठ के बोलो अंकल जी नमस्ते, छोले खाओ सस्ते, मतलब अंकल जी नमस्ते, ओ गौतम जी का बेटा बहुत बढ़िया है। अब अंकल जी जा रहे हैं मेरे भाई, और भाई अपना आराम से बगल से निकल गया, झुकेगा नहीं पुष्पा। देखिए, जब से YouTube पे पढ़ाने लगे हैं, इतराने लगे हैं, तो मेरे दोस्त उन्होंने मेरे कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं कि मैं अच्छा हूं बुरा हूं, उस आधार पर कुछ पैरामीटर्स के आधार पर बताते हैं कि ये सच में अच्छा है कि खराब है। ओके, अब मेरा अच्छा होना खराब होना कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। वैसे यहां पर मेरे भाई ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसका स्कोर का बढ़ना और बेहतर बढ़ना डिपेंड करता है 5 पैरामीटर्स पे। अब वो जो 5 पैरामीटर्स है वो कौन कौन से, जिनके बेसिस पर ये कैलकुलेट होता है, तो इसमें एक है पेमेंट इनेबलर, एक है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आता है डिमांड साइड फैक्टर, एक है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आता है सप्लाई साइड फैक्टर, एक है पेमेंट परफॉर्मेंस और एक है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। सबसे ज्यादा वेटेज इसमें 45% किसकी है, पेमेंट परफॉर्मेंस की। क्या क्या चीजें इसमें आती हैं ये भी बताऊंगा अभी। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी वेटेज पेमेंट इनेबलर की है, सबसे कम वेटेज यहां पर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी की 5% है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे भाई, यहां से सवाल बन रहे हैं कि भैया जी ये तो बताइए यहां पर कि ये कितने पैरामीटर्स है, तो नंबर्स में हो गए 5। अच्छा, नंबर्स में 5 है तो 5 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो ये याद रख लो, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आगे डिमांड साइड फैक्टर और सप्लाई साइड फैक्टर। ओके, और डिमांड साइड फैक्टर का वेटेज कम है, 15%, 10% है, और सप्लाई साइड का मेरे भाई 15%। सबसे ज्यादा किसका है, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, सबसे कम किसका, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी और पेमेंट इनेबलर का 45% है। मुद्दे की बात पे आते हैं। 11.11% की ग्रोथ देखने को मिली है सितंबर 2024 के अंत में। ओके, एज पर दिस आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ओके, स्कोर जो सितंबर में रहा था वो आपको 465.33 रहा था। ओके डन। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है, और इसमें जो बेस है वो मेरे भाई वो मार्च 2018 है, और जो बेस स्कोर है वो 100 है। इसमें एग्जाम में सवाल बना था, उन्होंने पूछा था बेस पीरियड, और ईयर 2018 ही दे दिया था सारे ऑप्शन में। सोचिए कैसे टिक करेंगे राइट मेरे भाई। सभी में 2018 दे दिया था। अरे महीना भी तो दिया था, मार्च, जनवरी, फरवरी ऐसे दिए थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ऐसे महीने दिए थे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आंसर बनता मार्च वाला, सिर्फ ईयर याद करके मत चलो ओ 2018, ना ना ना, महीना भी पढ़ना पड़ेगा, मार्च 2018। ओके, आगे। अब पेमेंट इनेबलर में, पेमेंट इनेबल हो कैसे पाएगा, जब आपके पास इंटरनेट होगा। आज तो विदाउट इंटरनेट भी होता है, मोबाइल, आधार, बैंक अकाउंट, पार्टिसिपेंट, मर्चेंट। ओके, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर में क्या क्या, सोचो ना मेरे भाई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग मेरे भाई। ओके, फास्टैग, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, उधर से कैसे होगा मेरे भाई, बैंक ब्रांचेस। ओके, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बीसी, एजेंट, दलाल, आज इनसे रिलेटेड भी था, ये कह रहे हैं कि भैया जी हमारा कमीशन बढ़ाइए। एटीएम मेरे भाई। ओके, पीओएस टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, क्यूआर कोड जिसको आप आज स्कैन करते हो, इंटरमीडियरीज। ओके, पेमेंट परफॉर्मेंस, ओ भैया जी इसकी वेटेज ही सबसे ज्यादा है 45%, सबसे कम वेटेज है कंज्यूमर सेंटर सिटी की मेरे भाई 5%। ठीक है, पेमेंट इनेबलर की वेटेज है 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15%। ओके, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 15%, तो जोड़िए ना इसको, 15 और 10 मेरे भाई 25, 25 और 45, 40 और 20, 50 और 70 और 5 75 और 20 मेरे भाई 95 और 5 90, 95 5 100। ठीक है डन मेरे भाई। तो ये सारे प्रतिशत आपको वेटेज पता होनी चाहिए, किसकी ज्यादा है किसकी कम है और किसकी कितनी है। ओके, अब इसमें यार इस बार जो ग्रोथ रही उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा था इन 5 में से, ऐसा तो नहीं कि पांचों को पांचों बढ़िया बहुत कर रहे होंगे, कुछ तो ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से 11.11% की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब ये जो 5 यहां पर आपको सब पैरामीटर्स दिख रहे हैं, कुछ तो ऐसा रीजन रहा होगा, ये पैरामीटर्स दिख रहे हैं मेरे भाई जिनकी बेसिस पे ये 11.11% की ग्रोथ देखने को मिली होगी। तो इन्होंने यहां पर कहा कि जो आरबीआई का डीपीआई इंडेक्स है इसमें ये जो ग्रोथ रही है उसका कारण पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट परफॉर्मेंस ज्यादा रहा था। ये यहां पर ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, ये मेरे दोस्त गाड़ी यहां पर चला रहे थे। ओके, इन्होंने यहां पर इस ग्रोथ को बढ़ाने में बढ़िया काम किया है। क्लियर बेटा, हैप्पी बर्थडे बुलबुल। हाँ, आज आपकी प्रिंसेस का बर्थडे है, छुटंकी का बर्थडे है, अभी तो वो सो रही है। मेरा मन तो था उसको लेके आता लेकिन वो सो रही है, वो थोड़ा आज
लेट सोई थी। अब उसकी दादी आई हुई हैं, उसकी बुआ आई हुई हैं, उसके चाचा आए हुए हैं, ठीक है। तो उनके साथ वो खेलती रही है, खेलती रही है, ठीक है। कल वो डांस कर रही थी 12 बजे। फुट्टे लल्ले बनने की कबूतरी, ठीक है। जो प्लेड क्लास शुरू करते हैं उन्हें ये क्लास करनी चाहिए, डिपेंड ऑन यू मेरे भाई। रिवीजन भी चाहते हो, लगातार चाहते हो, टाइम की शॉर्टेज है तो मत करो। अगर टाइम की शॉर्टेज नहीं है समय, तो चलने दो मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो डीपीआई पब्लिश कर रही है 1 जनवरी 2021 से पब्लिश कर रही है, मार्च 2018 इसमें बेस रखा है। ओके, पेमेंट का जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसको कैप्चर करने के लिए इस इंडेक्स को लेकर आए हैं। सेमी एनुअल बेसिस पे इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। ओके, मजा आ गया, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? डन। अरे शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब इधर आ जाए, कंटेंट पे फोकस करते हैं। इरडाई ने यार ये डिसीजन बड़ा बढ़िया लिया है। इन्होंने क्या कहा है कि कुछ ना इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रही हैं कि जो अपने सीनियर सिटीजन है, ओके, जिनकी उम्र 60 ईयर्स है या उससे ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन में 80 से ऊपर चले गए, जो सीनियर सिटीजन है इनके लिए इन्होंने कहा है कि जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम वो 10% से ज्यादा नहीं होगा। ये तो बढ़िया डिसीजन है यार, बढ़िया डिसीजन है। मतलब इरडाई ने, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने क्लियरली बोल दिया है कि ये जो सीनियर सिटीजन होंगे इनको जो हेल्थ प्रीमियम पे करना पड़ता है, इस शब्द पे गौर फरमाते, दिस इज हेल्थ प्रीमियम। ओके, जो हेल्थ प्रीमियम है ये पे करना पड़ता है, हाइक एट 10% एनुअली। मतलब कैप लगा दिया, कैप का मतलब समझते हो ना, लिमिट लगा दी है, सीमा तय कर दिया। ओके सर, आपका भी तो 3 फेब को है। सही बात है मेरे भाई, इधर आ जाओ, कंटेंट पे फोकस कर लो। अरे तुम्हारा ही बर्थडे है मेरे भाई, सिलेक्शन ले लो बस। मेरे लिए तो वही बर्थडे है। अब तो मेरी जीवन में ना, सच बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, कुछ एक चीजें हैं जिनको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। पहले तो मैं, होता नहीं है कि जब आप बैचलर होते हो ना तब आप अपने लिए भी जीते हो, ठीक है। जब शादी हो जाती है तो थोड़ा कम जीते हो। जब बच्चा हो जाता है ना आपके जीवन में, जब आपका बच्चा होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो मेरे भाई, ठीक है, आपका जीवन का सोचने का आधार बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। और जिनके घर में प्रिंसेस है, जिनके घर में मेरे दोस्त माँ लक्ष्मी है, ठीक है, माँ सरस्वती है, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी सोच ही बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, आपके लिए जीवन ही कुछ हो जाएगा। आपके जीवन में और जिम्मेदारियां आती हैं, और जिम्मेदारियों की वजह से आप, और जो जिम्मेदारी आती है उनसे और चीजों में भी जिम्मेदार बनते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अभी समय कम है, नहीं तो गहराई से बताऊंगा किसी दिन बैठेंगे, ठीक है। इधर मुद्दे की बात पे आते हैं, कंटेंट पे आते हैं। ओके, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत का इंश्योरेंस सेक्टर का मेरे भाई रेगुलेटर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने यहाँ पर इंश्योरेंस को बोला हो कि ओ भैया सुनो, ये तो हुआ, हाँ 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 बताओ भैया चाचा, अरे सुनो ना है, आओ भतीजे तो हुआ, हाँ 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 चाचा बताओ। ए भतीजे, अब ते जे सुन ले तू कि जे पड़ोस भाई जो चचा ना है, हाँ, इनते तू हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ना 10% से ज्यादा मत ले लियो। ए चचा, ए ताऊ का कर रहे हैं, मैं नुकसान करांगे। तो ते जो मैं कह रहा हूँ ना सुन ले, हाँ, ना तो 4 लठ दे के मैं तो बता दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रहे हैं तो अब ते मैं इनते 10% से ज्यादा प्रीमियम ना लूंगो। तो जे हमारे जो चचा है ना, जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ठीक है, इनते तोए अब 10% से ज्यादा प्रीमियम ना लेनो। अब तू सुन लेगा, तू ऐसो कर तो पायो, तू समझ लियो लठ तुम्हें बहुत पड़ेंगे। अब ऐसा अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी कर रही है तो देन फिर इरडाई जो है मेरे दोस्त, निश्चित तौर पे उनसे पेनल्टी चार्ज करेगी, जो कि लाजमी भी है मेरे भाई। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो उनसे यहां पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ओके, डन, क्लियर है मेरे दोस्त? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज डायरेक्टेड ऑल जनरल एंड हेल्थ इंश्योरर, ये सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरर को इन्होंने डायरेक्ट किया है, ऑफरिंग इंडेमिनिटी बेस्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू सीनियर सिटीजन, नॉट टू रिवाइज प्रीमियम फॉर सीनियर सिटीजन बाय मोर देन 10% पर एम। क्लियर बेटा? डन। अब ये इंडेमिनिटी बेस्ड ये क्या होता है? इंडेमिनिटी, डेमनिटी बेस्ड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लोग क्या नाम देते हैं?
इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या नाम दूं? बताओ मेरे बच्चों। जो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? मेडी क्लेम पॉलिसी। ये इसी की बात हो रही है। असल में इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता क्या है, जिनको हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक प्रकार की ऐसी पॉलिसी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें कि पॉलिसी होल्डर को जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरे दोस्त रिम्बर्स किए जाते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत, जिसको हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसी बोलते हैं। ओके। पॉलिसी होल्डर क्या करता है, वो जो भी डिडक्टेबल अमाउंट होता है वो हॉस्पिटल को पे कर देता है। इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो रिमेनिंग पेमेंट कर देती है, अमाउंट जितना भी सम इंश्योर्ड होता है। इसको आम भाषा में समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, पॉलिसी होल्डर को जो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट होता है मेरे भाई वो यहाँ पर रिम्बर्स किया जाता है। ये कह सकते हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो रिम्बर्स किए जाते हैं। डन बेटा। दोनों न्यूज ऐसी हैं एग्जाम का पार्ट बनेंगी, कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब नो बडी, मतलब नो बडी मेरे भाई। 1999 में पैदा हुआ था मेरे भाई। उए, 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 देखो हमारे यहाँ इरडाई हुआ है। ओके। इरडाई 1999 में पैदा हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई कहाँ पर, ये कहाँ पर पैदा हुआ था? हैदराबाद में मेरे भाई। ओके। अब ये तेलंगाना में है। आज इससे रिलेटेड एक न्यूज भी है तेलंगाना रिलेटेड। ओके। ये हैदराबाद में हुआ था। ओके। इसके बाद मेरे भाई ये याद रख सकते हो किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। ओके। और क्या याद रख सकते हो? हाँ जी, इसके चेयरपर्सन कौन है मेरे दोस्त? तो इसके चेयरपर्सन है देवा। अब देव में ना आशीष लगा दो, आशीष। ओके। देव आशीष पांडा या देवाशीष पांडा। ठीक है, तो देवाशीष पांडा इसके चेयरपर्सन है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस एक स्टैचुरी बॉडी भी है। ये स्टैचुरी बॉडी क्यों? बाय एक्ट बनी है मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जुरिडिक्शन में आता है। ओके। जिस एक्ट के माध्यम से बनी थी वो है आपका इरडाई एक्ट 1999। ओके। डन। क्लियर? मजा आ गया? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भैया जी कुछ तो करना पड़ेगा। हमने कहा और क्या करोगे इससे ज्यादा है? हम बजट प्रेजेंट कर तो रहे हैं, और बताइए और क्या करना? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। जो हमारी ये पावर है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। अब जो कंपनीज पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनको क्या नाम देते हैं हम लोग? इनको नाम देते हैं हम लोग डिस्कॉम। क्या देते हैं बेटा? हाँ, डिस्कॉम। ओके। अब इनकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है, ओके, उसको यहां पर मेरे भाई एग्जामिन करना है। ठीक है। अब उसी को यहां पर देखना है कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ये जो फाइनेंशियल जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ओके, उन्हीं फाइनेंशियल चैलेंजेस को एड्रेस करना है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि मम्मी ने मेरे दोस्त या पापा ने मेरे दोस्त पापा ने यहां पर मम्मी को बोला, सुनो ना, हाँ बताओ ना, आजकल आशीष ना बड़ा मुरझाया मुरझाया सा रहता है, क्या हुआ है, परेशान कैसे है? अरे नहीं, क्या बताएं हम तुम्हें, वो छोड़ो, बच्चों की बात है। नहीं नहीं, मुझे बताओ ना। अरे नहीं, कुछ मुरझाया मुरझाया सा रहता है। एक काम करोगी तुम? हाँ बताओ क्या करना है। तुम एक बार जाओ, इससे बात करो, जरा चेक करो कि इसको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। ठीक है। अगर तुमसे ना हो तो बड़ी बिटिया को ले जाना, वो यहाँ पर इसको देख पाएगी क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, मान लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और यहाँ पर ये मेरे दोस्त गवर्नमेंट हो गई, तो गवर्नमेंट कह रही है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इन चैलेंजेस को हमें देखना है, और मेरे दोस्त उन्हें हमें बेहतर बनाना है कि भाई कैसे भी करके इनको बेहतर बनाया जाए। उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी बना दी, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया, एक पैनल बना दिया मेरे भाई, जो कि यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करेगा। इसको हेड करने वाले जो मंत्री हैं उनका नाम है श्रीपद येस्सो नायक। क्या नाम है बेटा? श्रीपद येस्सो नायक। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज है उनकी वायबिलिटी को यहाँ पर उससे रिलेटेड जो इश्यूज है उनको एड्रेस करने के लिए जो पावर मिनिस्टर है, अपने जो ऊर्जा मंत्री है मेरे भाई श्रीपद येस्सो नायक, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर कमेटी बनाई गई है। इवन मिनिस्टर साहब मेरे भाई, इनके पास सिर्फ ऊर्जा नहीं है, इनके पास रिन्यूएबल ऊर्जा है। ओ हो, तुम पुरुष नहीं, तुम महापुरुष हो। समझ रहे हो मेरे भाई? तुम पुरुष नहीं, तुम महापुरुष हो। इनके पास पावर नहीं, रिन्यूएबल पावर है। पावर मंत्रालय तो देख ही रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय तो देख ही रहे हैं, ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। गजब मेरे भाई, गजब मंत्री जी, बहुत बढ़िया मंत्री जी। ऐसे ही देखते रहिए मेरे भाई, करने का नहीं, सिर्फ देखने का। ठीक है, कोई बात नहीं, मंत्री जी कर भी रहे हैं यहाँ पर मंत्रालय
मंत्रालय ने यहाँ पर, ये कह सकते हैं सरकार ने यहाँ पर बढ़िया इनको काम दे दिया है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि पैनल क्या करेगा, पैनल यहाँ पर जो डेट सिनेरियो है की स्टेट में, अब कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर मेरे भाई मतलब ये डेट ट्रैप में आ गए हैं, जो कंपनीज है ना ये डेट ट्रैप में आ गई हैं। अब यहां पर उसी के लिए यहाँ पर ये काम और आगे करेंगे, ये आप आराम से पढ़ लेना इसको, अपना काम यहीं तक खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट यार, ये देखिए सुभांशु शुक्ला जी की बात करें, एक तो हमारे यहाँ पर शांतनु शुक्ला गजब ढा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। शुक्ला जी के पास आप बैठ जाइए, शुक्ला जी से बातें करिए, शुक्ला जी ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपका दिल मोहित हो जाएगा, ठीक है। और शुक्ला जी का जब से विवाह हुआ है, जब से बच्चा हुआ है, तब और जिम्मेदार हो गए हैं। देखिए पहले रात को पढ़ाते थे, अब दिन में पढ़ाने लगे, मतलब सुबह पढ़ाने लगे। तो जब भी आपका मन करे पढ़ने का गणित के बारे में, तो एक बार आप 9 बजे जरूर जाइए, शुक्ला जी बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं मेरे भाई। और हम तो बड़े मेरे दोस्त पुराने मित्र हैं और हम उनके सेशंस को देखते हुए आ रहे हैं, तो उनके पढ़ाने में एक अलग ही प्रकार का मेरे भाई वो यूपी वाला टच आता है, वो इलाहाबाद वाला टच आता है, तो बड़ा आनंद सा लगता है कि कब मेरे भाई शुक्ला जी पढ़ाना शुरू करें और अंत ना हो, बस पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। तो जब मन के गणित गणित पढ़ने का, तो 9 बजे आप सुबह जरूर जाया करिए। मुद्दे की बात पे आते हैं, उधर यहाँ शुक्ला जी, अब मेरे दोस्त आसमान में भी शुक्ला जी एक बढ़िया काम करने जा रहे हैं। असल में है क्या कि गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट चुने गए, उन 4 एस्ट्रोनॉट में से 2 एस्ट्रोनॉट एक्सोम मिशन के लिए चुने गए। एक्सोम मिशन का मतलब क्या है, स्पेस में जाएंगे मेरे भाई, घूम के आएंगे, समझिएगा, बहुत आम भाषा में बोल रहा हूँ, स्पेस में जाएंगे और घूमकर आएंगे। जो लियो होता है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, वहां तक ले जाएंगे और आएंगे। आजकल है क्या कि आप लोगों का मन करता पानी में डुबकी लगाने का, मतलब अंडर वाटर घूम कर आने का, तो आप जाते हो अंडमान निकोबार चले जाते हो, अलग 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 जाते हो मेरे भाई, ठीक है, घूम के आते हो। आपका मन करता है बस से जाने का, आप घूम के आ जाते हो मेरे भाई, प्रयागराज चले जाते हो, महाकुंभ चले जाते हो, या वृंदावन दर्शन करने चले जाओ, कभी ट्रेन में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के। अब आपका मन कर रहा नहीं, मुझे तो मेरे दोस्त यूं जाना है, ऊपर स्पेस में घूम के आना है। ये बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, जिसमें भविष्य में आप लोग भी मेरे भाई आएंगे। आप लोगों के लिए यहाँ पर मिशन तैयार किए जा रहे हैं कि आप जाएं स्पेस में और घूम के आए। उनमें हमारे यहाँ से एक एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला जी जा रहे हैं। आपको पता है इसमें 2 पायलट चूज किए गए थे, एक थे बैकअप पायलट और एक थे मेरे भाई फर्स्ट पायलट, एक सेकंड पायलट, ऐसा समझ लेते हैं। उनमें से यहां पर शुक्ला जी जा रहे हैं यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन पे, ओके। तो है गजब की न्यूज, एग्जाम का पार्ट बनेगी, समझते हैं। चलो नेक्स्ट, तो इंडियन एस्ट्रोनॉट की बात करते हैं, इनका नाम है मेरे दोस्त शुभांशु शुक्ला, ओके। अब ये कहते हैं कि ये एक्सियोम जो 4 मिशन है इसको पायलट करेंगे, ओके। और ये जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। गजब न्यूज है भाई, गजब न्यूज, मतलब एग्जाम का पार्ट बननी ही बननी है, कोई नहीं रोक सकता दोस्त, ओके। या पहले थोड़ा इंटरनेशनल स्पेस, या पहले एक्सियोम 4 के बारे में पढ़ लेते, फिर ये न्यूज इजी लगेगी हमें। असल में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया, सुनो 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 मोहल्ले वालों, हाँ 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 बताओ इसरो क्या कह रही हो। अरे सुनो सुनो मोहल्ले वालों, हमारे यहाँ से 2 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट किए गए हैं एक मिशन के लिए। इस मिशन का नाम है एक्सियोम 4 मिशन। क्या नाम है मेरे भाई, एक्सियोम 4 मिशन। और ये मिशन है मेरे दोस्त 2025 में लॉन्च होने जा रहा है। इस मिशन में ये कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, ओके। अब सवाल उठता है कि इसमें प्राइम ग्रुप कैप्टन कौन है, तो भैया शुक्ला जी है यहाँ पर, शुभांशु शुक्ला, ओके। दूसरा उठता है कि ये बताओ बैकअप ग्रुप कैप्टन कौन है मेरे भाई, बैकअप ग्रुप कैप्टन, तो ये है अपने यहाँ पर मेरे दोस्त प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ओके। प्रशांत बालाकृष्णन नायर, बात समझ में आ रही है, क्लियर है मेरे भाई। अब ये एक्सियोम 4 मिशन क्या है, तो सर एक ये प्राइवेट मिशन है, ओ माय गॉड, वेरी प्राइवेट, प्राइवेट, ओके, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट, ओके, है ये मेरे दोस्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। अगर आपको याद हो, मोदी जी यूएस गए थे एक समय पहले, और उस दौरान यहां पर यही डिस्कशन हुआ था कि चलो ठीक है, भारत और यूएस को मिलकर काम करना चाहिए, और भारत के जो एस्ट्रोनॉट होंगे हम उनको स्पेस में भेजेंगे। अब ये जो प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इसको ऑपरेट कर रहा है एक्सियोम स्पेस, ओके। संस्था का नाम क्या है बेटा, एक्सियोम, ओके, AXIOM, एक्सियोम स्पेस। अब ये क्या है सर, ये एक यूएस बेस्ड संस्था है,
यूएस बेस्ड एक स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। फिर से सुनिएगा, एक्सियोम स्पेस एक यूएस बेस्ड एक स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, और ये यहां पर मेरे भाई ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा है। अब आप कहोगे भैया जी ये स्पेस फ्लाइट जाएगी कैसे, तो अब मेरे भाई यहां पर काम शुरू होता है स्पेस एक्स का। ओके, पप्पा का काम शुरू होता है मेरे भाई स्पेस एक्स का। अब स्पेस एक्स का जो क्रू स्पेस क्राफ्ट है, इसका नाम है ड्रैगन। ओके, क्या नाम है बेटा, ड्रैगन। इससे इनको भेजा जा रहा है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से। ओके, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से। मजा समझ में आ रहा है बेटा, ये गजब का है स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन। मतलब ये एक रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है, मतलब ये एस्ट्रोनॉट को ले भी जाएगा और ले भी आएगा। ओहो गजब, हम तुम्हारे साथ जाएंगे भी और तुम्हारे साथ आएंगे भी, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। समझ रहे हो मेरे भाई, तो ये वही काम कर रहा है स्पेस एक्स का ये क्रू ड्रैगन। ओके, स्पेस क्राफ्ट ये लेकर भी जाएगा, रीयूजेबल है, रीयूजेबल है। ओके, अब ये जो एक्सियोम मिशन है इसकी ये 4th फ्लाइट है, इस बात को जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4th फ्लाइट है मेरे दोस्त नासा के साथ कोलैबोरेशन में। ओके, इससे पहले एक्सियोम 1, एक्सियोम 2, एक्सियोम 3 ये हो चुका है। इसका पर्पस ये स्पेस टूरिज्म एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना, स्पेस टूरिज्म, कि आपको लियो लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना और वापस ले आना है। ठीक है, आप अपने बच्चों को बोला करो, ओ बेटा तेरा पप्पा देख कहां गया था, आसमान में गया था, बिना पंखों के उड़ के आया है। आगे बढ़ते हैं, तो इसरो के एस्ट्रोनॉट और इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर है शुभांशु शुक्ला जी, ये पायलट के तौर पे काम करेंगे एक्सियोम A4 मिशन में, ये एक्सियोम 4 मिशन में, जो कि ट्रेवल करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ओके, फ्लोरिडा से मेरे भाई। शुक्ला जी इतिहास रचने वाले हैं, ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी में विजिट करने जा रहे हैं स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से मेरे भाई। ये एक सर्विंग ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स में। इवन ये इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसमें जो एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट किया गया उनमें से एक है, ये उनमें से एक है मेरे भाई। ये चारों देख लीजिए, ठीक है, डन। इनमें सर महिला भी है, अच्छा ठीक है, इधर देखिए, ठीक है। फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट, एक का नाम है पैगी विटसन, ये भी साथ में जा रहे हैं, पैगी विटसन। ओके, और एक है स्लोवोज उजनान्स्की। ओके, उजनान्स्की विस्नीवस्की, ओहो विस्नीवस्की, विस्की विस्की बड़ा ये समझ लो। ठीक है, एक तो सन, एक विस्की, ठीक है, और एक कापू जा रहा है। ठीक है, बस इतना पढ़ लो, इतने से काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक सन, एक विस्की और एक काजू जा रहा है। ठीक है, कापू पढ़ लो, काजू पढ़ लो, याद रहेगा अपने को कि ठीक है। देखो क्या चाहिए होता है उसके, ये है फॉर एग्जांपल विस्की है, उसके साथ काजू चाहिए, ठीक है, सन चाहिए, ठीक है, याद करने की जुगाड़ साइड कर लो मेरे भाई। ठीक है, तो टिवोर कापू हो गया, ठीक है, ये हो गया विस्की विस्की हो गया, विस्नी विस्की, ठीक है, और एक अपना पैगी विटसन हो गया, ये तीन और इसमें जा रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो विस्की सन कापू काजू जो याद रहा है वैसे याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। है गजब न्यूज, मतलब कौन कह सकता है ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगी, नो बड़ी, तीनों के तीनों एग्जाम का पार्ट है मेरे भाई, तीनों, ये शुभांशु शुक्ला वाली भी, इरडाई वाली भी, और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वाली भी, और ये जो पैनल बना है, क्योंकि मंत्री है, मंत्री जी का नाम पूछ लेगा, मंत्री जी का मंत्रालय पूछ लेगा, मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र पूछ लेगा, ठीक है, कुछ तो पूछ लेगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, पता नहीं चला कब समय निकल गया मेरे भाई, है गजब न्यूज है आज की। आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, हाँ, वर्ल्ड बुक फेयर मेरे भाई। ओके, तो वर्ल्ड बुक फेयर 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट है कि कहां पर होगा, नई दिल्ली में होगा। इंपॉर्टेंट है थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है कौन इनॉग्रेट करेगा, लेकिन मैं एक चीज लेकर नहीं आया, इसमें एडिशन कौन सा है वो अपने होमवर्क में लिखो, वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का एडिशन कौन सा है। यहां पर मेरे दोस्त अपनी जो फोकस कंट्री है, गजब की कंट्री है, रसिया। रसिया अपनी फोकस कंट्री है। ओके, वी लव रशिया मेरे भाई। ओके, चलो आप अब पढ़ते हैं मेरे दोस्त इसको। शुक्ला जी काजू के साथ विस्की का पैग लगाने जा रहे हैं। भाई लाइन तो ठीक है, लेकिन इसका गजब अर्थ निकल रहा है मेरे भाई। एक है, आज तो आपकी माँ भी है घर पे, उड़ते उड़ते कुछ आ ना जाए, उसकी तो आदत हो चुकी है, नया नहीं है मेरे भाई। तो वर्ल्ड बुक फेयर की बात करते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली मेरे भाई, ये वेन्यू हो गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द थीम। हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 75 ईयर्स कमोमरेट कर रहे हैं। जो अपनी माननीय राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इस 9 डे फेयर को इनॉग्रेट करने जा रही हैं।
तो ये कल से शुरू होने वाला है, ओके, कल से। और कल मेरे दोस्त आप लोगों के लिए बजट भी आने वाला है। नेक्स्ट, रशिया यहाँ पर फोकस कंट्री है। लगभग 50 से ज्यादा कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, अबू धाबी, कतर। रशिया यहाँ पर फोकस कंट्री है मेरे भाई, ओके, फोकस कंट्री। डन। नेक्स्ट, अब ये केपीआई कह रहा है कि भैया जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी कह रहा है कि भैया जी हमसे भी कोई बात कर लो ना। शुक्ला जी को आप वहां भेज रहे हो हैं, 60 साल के अंकल के लिए भी, चचा के लिए भी इतना सोच रहे हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाए जा रहे हो, हमारा भी तो कोई ध्यान रखो। हमने कहा हम है ना, जिनका कोई नहीं उनके हम है ना। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी ने मेरे भाई 1311 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर कोल इंडिया के साथ। अब जब ये कोल इंडिया आ गया ना, मेरे लिए, मेरे दोस्त दिमाग में आ गया कि हाँ जी भैया जी, ये वाला समझौता तो इंपॉर्टेंट है, और सोलर रिलेटेड तो और इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 1311 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको समझते हैं। ठीक है, 1311 करोड़ रुपए का, ओके। तो केपीए ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कह रहा है कि भैया जी हमसे दोस्ती करोगे। हमने कहा कर लो भैया जी। तो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ केपीए ग्रीन एनर्जी की दोस्ती करा दी। अब कहते हैं इस दोस्ती का रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट निकलेगा मेरे भाई, गुजरात के कावड़ा रीजन में वहां पर 300 मेगावाट का एसी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्लांट सेटअप किया जाएगा। 1311 करोड़ रुपए की लागत से इसको मेरे दोस्त सेटअप किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? डन, ओके। ये जो GIPCL है, गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी लिमिटेड है, इसका जो सोलर पार्क है वहां पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, यहां पर इंस्टॉल होगा। ओके, है कि नहीं गजब न्यूज मेरे दोस्त? नेक्स्ट, गरुड़ एरोस्पेस कह रहा है कि भैया जी अब तो हम गजब ही ढा देंगे। हमने कहा ऐसा क्या करने वाले हो? अरे भैया जी पूछिए नहीं, आंध्र प्रदेश में हम धुआं धुआं कर देंगे। कैसे? इंडिया की पहली ड्रोन सिटी बनाएंगे हम आंध्र प्रदेश में। ओ भैया, इंडिया की पहली ड्रोन सिटी बन रही है आंध्र प्रदेश में, और इन्वेस्टमेंट हो रहा 100 करोड़ का। ठीक है, तो चेन्नई बेस्ड है गरुड़ एरोस्पेस। एक तो यही सवाल बन सकता है। दूसरा, ये ड्रोन मैन्युफैक्चरर है, वो तो नाम से क्लियर हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, मतलब पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गया, नाम से तो क्या। 100 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, आंध्र प्रदेश को इंडिया की पहली ड्रोन सिटी बना रहा है। चलो बढ़िया है मेरे भाई। अनाउंसमेंट हुआ था मिनिस्टर साहब की उपस्थिति में। असल में एक मिनिस्टर है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री है अपने। ठीक है, ठीक है, राम मोहन नायडू। क्या नाम है बेटा इनका? राम मोहन नायडू। बस मुझे इतना बता दो, नायडू साहब की कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है मेरे भाई? नायडू साहब का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? बस इतना सा बता दो, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं। निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्युएंसी। श्रीकाकुलम, ओके, श्रीकाकुलम, कुलम, ओके, श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम इनका निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट यार, एक फेस्टिवल है, इसका नाम है नागोबा जतरा। ओके, क्या नाम बेटा? नागोबा जतरा। एग्जाम का पार्ट बन चुका है ये, ओके, नागोबा जतरा। ये सेकंड, जहां तक मुझे याद है, बन चुका है शायद से। सेकंड सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल है तेलंगाना में। गजब मेरे भाई। तो फिर बिगेस्ट कौन सा है? तो बिगेस्ट यहां पर मेरे भाई ये है समक्का सरलंबा जतरा। ओके, समक्का सरलम्मा जतरा। ओके, समक्का सरलम्मा जतरा। समझ में आ रहा बेटा? अब ये तेलंगाना में सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल शुरू हो गया है। ये आपका केसलापुर गांव में शुरू हुआ है। ठीक है, अब जो ये मेशरम, जो आदिवासी जो समुदाय नहीं है, ठीक है, जो मेशराम कबीला है, ओके, मेशराम कबीले या जो अन्य आदिवासी समुदाय है, उनके द्वारा ये कल्चरल जो इवेंट होता है मेरे दोस्त, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है। ऐसे और भी फेस्टिवल हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, जैसे कि मेरे भाई मैंने आपको उड़ीसा का पढ़ाया था, एक रज पर्व। ओके, कौन सा बेटा? रज पर्व। इवन उड़ीसा में एक और रहता है भैया जी, नुआ नुआ खाई, नुआ खाई। ओके, नुआ खाई फेस्टिवल। मेघालय में भी रहा था बेटा। मेघालय में कौन सा रहा था? मेघालय में रहा था चेरी चेरी ब्लोजम फेस्टिवल। ओके, चेरी ब्लोजम फेस्टिवल। एक और फेस्टिवल रहा था बेटा मिजोरम में। मिजोरम में ये अपना चाप चर
कूट फेस्टिवल, ओके, चापचर कूट फेस्टिवल। एक फेस्टिवल रहा था आपका मणिपुर में मेरे भाई, मणिपुर में। मणिपुर में तो अभी हाल फिलहाल भी हम लोगों ने एक पढ़ा था, अगर आपको याद हो बेटा, हाल फिलहाल पढ़ा था, कोई नगाइनी करके था, ये तो लुई नगाइनी तो था ही, लुई नगाइनी तो ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लुई नगाइनी, नगाइनी, ओके। एक है शिरुई, शी रुई लिली, लिली 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 फेस्टिवल, ओके। तो लुई नगाइनी शिरुई लिली फेस्टिवल। और एक ओके लाए हरोबा, लाए हरोबा। अभी कोई रहा था ना यार, मणिपुर का एक फेस्टिवल रहा था, कोई तो था ना मेरे दोस्त, कोई तो था, कोई तो था यार, कौन था वो, कौन था, कौन था? क्यों नहीं मुझे याद आ रहा? कैसे मेरी यादों से तुम जा चुके हो, जा चुकी हो, कहाँ हो तुम? मतलब फेस्टिवल कहाँ हो मेरे भाई, कहाँ हो? ठीक है बताओ, ढूंढ के बताओ, ढूंढ के बताओ मेरे भाई। सिक्किम का रहा था एक, सिक्किम का फेस्टिवल, एक था पंग, पंग लहाब सोल, ओके। एक था सागा दावा, ये आपका सिक्किम का रहा था। मध्य प्रदेश में रहा था अभी नमस्ते, और नहीं, मध्य प्रदेश में रहा था, एक था तानसेन समारोह के, तानसेन समारोह के, तानसेन समारोह मेरे दोस्त, ओके। तानसेन समारोह के अलावा था एक आता मांडू फेस्टिवल, ओके, मांडू। एक और आता है यहां पर खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो, ओके, खजुराहो। देखिए एक आता नमस्ते ओरछा, नमस्ते ओरछा, ओरछा फेस्टिवल, ओके। एक आता चिली, चिली फेस्टिवल, ठीक है, चिली फेस्टिवल मेरे भाई। बात समझ में आ रही? तानसेन समारोह, मांडू फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, चिली फेस्टिवल। एक आता है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, ओके, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ये कहां का रहता है? ये सर मुंबई में, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। एक आंध्र प्रदेश में भी रहता, फ्लैमिंगो, ओके, फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में, ओके। एक हम लोगों ने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश का फगली या फागली, जो भी मेरे भाई, सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा हो उसके लिए, ठीक है, फागली फेस्टिवल। एक उत्तराखंड में भी रहता फूल देई, ठीक है। जुबिन नौटियाल से मुझे तो ये याद हुआ रखा है, क्योंकि उनका एक मैंने वीडियो देखा था, उनमें उन्होंने बताया था, आई थिंक सो ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, ओके। तो फूल देई फेस्टिवल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश फगली फेस्टिवल है। एक जरूर याद रखना, अभी रहा था नागालैंड में मेरे भाई, नागालैंड में हॉर्न बिल फेस्टिवल, हॉर्न बिल फेस्टिवल, ओके। और एक अरुणाचल प्रदेश में रहता, अरुणाचल प्रदेश में ये रहता पक्के पागा हॉर्न बिल फेस्टिवल, ओके। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका ये अरुणाचल प्रदेश में रहता है। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? एक फेस्टिवल वो तेलंगाना में रहता है मेरे भाई, बोनालू, बोनालू। कौन सा बेटा? बोनालू, क्या नालू, वो नालू, याद हो गया बेटा? बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का, ओके। नेक्स्ट, अमित शाह साहब कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हमने किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो किताबें पढ़ने का समय आ गया है। मैंने कहा हाँ बताइए किसके ऊपर किताबें पढ़नी है? कहते हैं हमारी तो मोहब्बत ही है कि, मैंने कहा कौन? मोदी जी, मोदी जी और मोदी जी। मैंने कहा ठीक है पढ़ लीजिए फिर मेरे भाई ठीक है। तो इंडियन रेनेसेंस, ओके, रेनेसेंस द मोदी डिकेड एक बुक है, इसको अभी रिलीज किया गया अमित शाह साहब के द्वारा नई दिल्ली से। शाह जी के पास भी दो मंत्रालय है, शाह जी एक गृह मंत्रालय देख रहे हैं और एक कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, ओके। एक गृह मंत्रालय भी देख रहे हैं, होम मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, और एक कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं। और ऐश्वर्या पंडित है इनके द्वारा मेरे दोस्त इस बुक, ये मतलब इस बुक के संपादक जो है, जो एडिटर है, उनका नाम है मेरे भाई ऐश्वर्या पंडित। डन, आगे बढ़ते हैं। ललिता जी हमारे बीच नहीं रही, 76 वर्ष की उम्र में ये चली गई। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त थी ये, मूर्तिकार, ठीक है, क्या थी? बहुत बढ़िया मूर्तिकार थी, गजब की मूर्तियां बनाती थी। और जहां तक मुझे याद है कि ललिता जी को कोई अवार्ड भी दिया गया था, हाँ सर दिया तो गया था कोई, शायद से ललित कला अकेडमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब हमारे बीच में ये नहीं है, ठीक है। क्या नाम है इनका? ललिता कट, ओके। तो ललिता कट जी अब कट गई हैं, ठीक है। मतलब ऊपर के लिए भाई, सभी का जन्म और मरण निश्चित है, सबको आना है, सबको जाना है, तो उनकी टिकट ऊपर के लिए कट गई है, ओके। तो ललिता कट, ये इनका नाम याद रखना। और ये एक मूर्तिकार थी। तो ललिता कट वॉज इंडियन स्कल्पचर हु वॉज स्पेशलाइज इन स्टोन कार्विंग, मेटल कास्टिंग एंड ब्रॉन्ज स्कल्पटिंग, ओके। तो पत्थर की नक्काशी और धातु ढलाई, कांस्य मूर्ति कला में माहिर थी।
ओके, इनको बीजिंग आर्ट बिएनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनके ब्रॉन्ज वर्क के लिए, जिसका टाइटल था मकर संक्रांति। ओके, मकर संक्रांति दशावमित घाट। ओके, वाराणसी, इसके लिए मतलब इस इनका जो ब्रॉन्ज काम रहा था उसका टाइटल ये था, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, आप इतना याद रख सकते हैं कि हाँ जी ये एक स्कल्पचर थी। ओके, मूर्तिकार थी। अब देखो यार, जैसे है ना, ऐसे कोई व्यक्ति जब जाते हैं ना, तो मेरे दिमाग में ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जैसे कि पद्मा अवार्ड अभी दिमाग में आया, कि जो आपके एग्जाम का पार्ट बन सकती हैं, जिसमें कि मैं मेरे भाई किन्हीं लोगों को आर्ट के क्षेत्र से उठा सकता हूं। यहां मैं आर्ट का क्षेत्र ले रहा हूं कि इस बार पद्म विभूषण अवार्ड, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि ऐसे व्यक्ति जिनको पब्लिक अफेयर क्षेत्र में सम्मानित किया गया, ठीक है, तो उससे आपके दिमाग में आ गया वो जगदीश सिंह खेर साहब पब्लिक अफेयर क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्डी थे। या फिर मैंने पढ़ाया था कि यार ये पद्म विभूषण अवार्डी में मरणोपरांत 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है सर, लतिका है, ललिता नहीं है। ओ माय गॉड, लतिका, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब मेरी गलती से अब तुम्हें जल्दी याद हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, आर्ट के क्षेत्र में पद्मा अवार्ड 2025 में पद्म विभूषण किन किन को दिया गया है। तो एक दिया गया रजनीकांत को। ओके, रजनीकांत लेखिया जी को, के लाखिया जी को। मैंने इसके ऊपर भी एक सेशन कर रखा है, रजनीकांत लाखिया। एक नाम है मेरे भाई एल सुब्र, सब याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, एल सुब्रमण्यम मनियम। ओके, इनको भी आर्ट के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। एक है शारदा सिन्हा जी, मेरे दोस्त कौन नहीं जानता, बिहार कोकिला, बिहार की कोयल। ओके, इनको छठ के गानों के लिए, छठ के गीत के लिए, विवाह गीत के लिए इनको जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत आर्ट्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, पोस्ट ह्यूमसली है। तो 3 लोगों को आर्ट्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से। एक तो है रजनीकांत लाखिया, एक है एल सुब्रमण्यम, और एक है शारदा सिन्हा जी। डन, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। श्रीलंका के सीनियर तमिल पॉलिटिशियन ये टाटा बाय बाय कह गए हैं यहां पर। ठीक है, आईटी एके के वेटरन है, इनका नाम है मवई मवई सेनाथीराज। हा हा, अब सेनापति जी चले गए। ओके, तो सीनियर तमिल पॉलिटिशियन, ओके, मवई मवई सेनाथी राजा, सेनाती राजा। ठीक है, ये एक लॉन्ग पॉलिटिकल जो स्ट्रगल रहा है तमिल के राइट्स के लिए श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्ट में, उसमें इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बड़े मजबूत व्यक्ति रहे, की फिगर रहे हैं मेरे भाई। ओके, पर्सनली तो मैं इनके बारे में जानता नहीं, एज पर न्यूज़पेपर। और इनकी जो आईटीए के जो ये है मेरे दोस्त पार्टी, फेडरल पार्टी, इसके ये वेटरन रहे थे। ठीक है, फॉर्मर जफन्ना पार्लियामेंट्रियन रहे थे। ठीक है, नाम पढ़ सकते हैं अपना, इतने से ही पैराग्राफ से काम हो जाएगा। ठीक है, सीनियर तमिल पॉलिटिशियन मवई सेनाती राजा, इनका निधन हो गया। तो राजा जी चले गए, राजा जी चले गए मेरे भाई। ठीक है, याद रख लेना, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ओके, 82 वर्ष की उम्र में चले गए। डन। पर्सनली तो आप भी हमको नहीं जानते, अरे क्या बात कर रहे हो, हमारा तो रूह का रूह से मिलन हो चुका है। अगर मैं सुबह ना आऊं तो मेरे भाई तुम्हारा दिन ना निकले, पूरे दिन तुम मुझे याद करते रहोगे, और मैं सुबह ना आऊं तो पूरे दिन मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। कैसी बात कर दी है? अगर ये चले गए, मैं इनको याद कर रहा हूँ क्या, करंट अफेयर के लिए याद कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी मैं याद कर रहा हूँ मेरे भाई। तुमसे तो मेरा लगाव है, किसी दिन मैं नहीं आता, पूरा दिन ऐसा लगता है सूना सूना, सूना सूना है जहां, समझ रहे हो ना मेरे भाई, वैसा लगने लगता है। और फिर क्या होता है मेरे भाई, मन ही नहीं लगता, फिर अगले दिन ज्यादा करंट अफेयर पढ़ाना पड़ता है। मैं सोचता हूँ नहीं, आज ही चलते हैं मेरे भाई। और तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होता होगा, सबसे पहले तुम्हें क्या लगता होगा, सर गाली देने का मन करता है, गरियाने का मन करता है, जब कोई क्लास नहीं होती। हाँ, एक्सेप्टेड मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद क्या मन करता है, मन करता है कि क्या हो गया ये है, क्या ऐसे दिक्कत आ गई मेरे भाई। फिर मन करता है चलो ठीक है भाई, अपना ही है, कोई नहीं, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे। ठीक है, यही तो करता होगा, है कि नहीं है। बट देखो ये सारी चीज बात एक तरफ, आपको क्या करना है कि आपको ना मेरे साथ कल जुड़ना है, 1 फरवरी को जुड़ोगे ना, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी, शाम 6 बजे। ओके, एक बार सुबह 7 बजे, एक बार शाम को 6 बजे, सिर्फ 2 बार मेरे भाई। कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में, एक बार शाम को 6 बजे मेरे भाई बजट में, समझ रहे हो ना, एक बार सुबह 7 बजे, एक बार शाम को 6 बजे, बस 2 बार। मैं आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा मेरे भाई, आप मुझसे भी ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि बजट आएगा तो सारे सेशन हटेंगे, क्योंकि बजट पे फोकस दूंगा, 6-7 घंटे 8 घंटे उस पर डिवोटेड रहूंगा। तो कोशिश करना समय निकाल कर कल शाम को 6 बजे बजट का सेशन आएगा, उसमें जुड़ना है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं, अभी है कंटेंट।
महात्मा गांधी जी को 77वीं डेथ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट पे किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रद्धांजलि। ओके, मार्टिर डे भी हम लोग इसको मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग इसको मनाते हैं मेरे भाई। ओके, जरा देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशन पे होमेज टू महात्मा गांधी ऑन 77th डेथ एनिवर्सरी, मार्टर डे सेरेमनी ऑन 30th जैन। इसी दिन सर्व धर्म प्रार्थना भी रही थी गांधी समाधि जी पर। ओके, राजघाट में और दिल्ली में। ठीक है, डन। न्यूज़ बढ़िया है। यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, अक्सर डेज वगैरह में ये पूछ लेता है, मार्टियर डे वाला पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी का देहांत कब हुआ था। तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, और उस दिन को हम लोग मार्टियर डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हर साल 30 जनवरी को नेशन ऑनर लाइफ एंड लीगेसी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, जिन्होंने देश को गाइड किया था इंडिया के स्ट्रगल से बाहर निकालते हुए इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, और इसी दिन को हम लोग मार्टियर डे या शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट, यार ये रिपोर्ट जो आई है ना, इस रिपोर्ट में पहले तो इसको थोड़ा सा मैं ना ओवरव्यू देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक डिटेल सेशन लेकर आऊंगा। डिटेल सेशन इसलिए लेकर आऊंगा क्योंकि इस रिपोर्ट को बनाते टाइम ना सच में मुझे मेरे दोस्त बहुत 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 पढ़ना पड़ा है। ठीक है, तो इसके ऊपर समय देना बनता है क्योंकि डेटा बहुत है इसमें। ASER की एक स्टडी आई है, उस स्टडी में ये बताया गया कि पोस्ट कोविड रिकवरी देखने को मिली है, कोविड के बाद रिकवरी देखने को मिली है, बट फिर भी काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रीडिंग और अर्थमेटिक में वीक है। बच्चे रीड नहीं कर पाते हैं। हमारे स्कूल में ना पढ़ाने का सिस्टम ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल से ज्यादा ये रटाने का सिस्टम बहुत है। मैं अपनी खुद की बात बताऊं, मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूं, नो डाउट सदाचार, ठीक है, डिसिप्लिन, सारी चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन पहले की बात करो, अब तो चीजें काफी सुधर गई हैं, काफी और बेहतर हो गई हैं, बहुत बहुत बेहतर हो गई हैं। लेकिन अभी भी स्कूल लेवल पे हम लोग देखें तो है क्या कि पेरेंट्स का जहां इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां क्या चल रहा है बहुतों को बहुत नहीं पता होता। ठीक है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी रीडिंग स्किल थी नहीं। सच बता रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना ही नहीं बहुत बहुत देर तक आता था कि यार पढ़ कैसे सकते हैं। इंग्लिश की बात करो, हिंदी की नहीं बात करें, इंग्लिश मेरे भाई। क्योंकि वहां पर आपको एक एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है कि आप जाइए और फिर अगली क्लास क्लियर, अगली क्लास में बैठ जाइए। आपके ऊपर प्रैक्टिकली काम नहीं किया। आज के समय में प्रैक्टिकल चीजों पे काम किया, बच्चों को सिखाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा उनको समझाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रैक्टिकली चीजों से कनेक्ट कराया जा रहा है। लेकिन पहले के समय में हम लोग देखे चीजें नहीं थी। लेकिन ये स्टडी अभी भी क्या कह रही है कि बच्चे फिर भी लैग कर रहे हैं, पोस्ट कोविड रिकवरी तो देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी काफी स्टूडेंट है जो मेरे भाई रीडिंग करने में, पढ़ने में, सिर्फ रीड करने में लैग कर रहे हैं। अर्थमेटिक जिनमें काफी बच्चों का वीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो यहां ये टेबल क्या शो कर रही है, ये टेबल बता रही है कि दो यहां पर बच्चे मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, और वो क्या पढ़ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हाँ आप क्या पढ़ रहे हैं वो मैं बताता हूं। टेबल में बताया गया कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 3 एंड क्लास 5 एबल टू रीड क्लास 2 टेक्स्ट इन गवर्नमेंट स्कूल। गजब, मतलब क्लास 3 में बच्चा चला गया, क्लास 5 में बच्चा चला गया, कक्षा 3 में, कक्षा 5 में, क्या वो बच्चा 3 और 5 में जाने के बाद कक्षा 2 का टेक्स्ट रीड कर पा रहा है कि नहीं? ये प्रतिशत बता रहा है ये मेरे भाई। फिर से टेबल को पढ़ते हैं। टेबल शोज परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का प्रतिशत इन क्लासेस 3 एंड 5, 3 और 5 में, वो क्लासेस में बच्चों का प्रतिशत कितना है जो कि रीड कर पा रहे क्लास 2 का टेक्स्ट इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल। तो 2018 में ये 20.9% था। क्लास 3 के लिए बता रहे हैं परसेंट ऑफ चिल्ड्रन रीडिंग क्लास 2 लेवल 20.9%, 22 16.3%, 24 23.4%। बात समझ में आ रही है? आगे लिखा है क्लास 5 का परसेंटेज रीडिंग क्लास 2 लेवल मेरे भाई 2018 के 44.2%, 2022 में 38.5%, 2024 में 44.8%। गजब। उनकी डेथ तो 2 अक्टूबर को हुई थी। राज भाई, ओ राज भाई, हे प्रभु, हे दीनानाथ भाई। राज, पढ़ना थोड़ा जाके समय निकाल कर, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर। बात समझ में आ रही है?
पकड़ पा रहे हो क्या कह रहा है? टेबल में बता रहा है कि तीनों क्लास 6 में वो प्रतिशत कितना है बच्चों का जो क्लास 2 का टेक्स्ट गवर्नमेंट स्कूल में रीड कर पा रहे हैं, तो इतना है। इसके अलावा जो बच रहा है वो नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो ना? गजब स्थिति चल रही है, गजब। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024, इसमें रिवील किया गया है कि फाउंडेशनल लिटरेसी में रिकवरी देखने को मिली है, न्यूमरेसी लर्निंग में रिकवरी देखने को मिली है अमंग स्टूडेंट, अमंग स्कूल स्टूडेंट। ओके, टोटल 6,49,491 चिल्ड्रन है जिनकी उम्र 3 से 16 वर्ष है अक्रॉस दी 605 रूरल विलेज, जो कि इस सर्वे में पार्टिसिपेट किए। मतलब इस सर्वे में टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? तो लगभग 6 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिनकी उम्र 3 से 16 वर्ष है, और वो 605 रूरल विलेजेस को यहां पर लिया गया है। ओके, इसमें 2011 की जो ये जनगणना रही, इसका इस्तेमाल किया गया। 30 विलेजेस को रैंडमली सेलेक्ट किया गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट से 20 हाउस होल्ड को हर एक गांव से सेलेक्ट किया गया। हर एक गांव से 20 परिवार सेलेक्ट कर लिए, और हर एक डिस्ट्रिक्ट से मेरे दोस्त 30 विलेजेस को यहां पर रैंडमली पिक कर लिया गया है। चिल्ड्रन जिनकी उम्र 5 से 16 वर्ष उम्र है, उनको यहां पर असेस किया गया है फॉर बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल के लिए। 5 वर्ष से नीचे वालों की नहीं, रीडिंग स्किल और अर्थमेटिक की बात की इन्होंने, 5 वर्ष से ऊपर वालों को यहां पर इस सर्वे में लिया गया है। ओके, 5 वर्ष से ऊपर 16 वर्ष तक वाले को। डन। मत छेड़ा कर लो सर को, फिर रुकते नहीं है, शुरू हो जाते हैं। छेड़ो छेड़ो, ठीक है, इधर आ जाओ। कल छेड़ना मेरे भाई, शाम को 6 बजे, ठीक है? एक बार सुबह 7 बजे, एक बार शाम को 6 बजे। ओके। परसेंटेज ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, ऐसे बच्चे क्लास 3 के स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल हुए हैं, हु वर एटलीस्ट एबल टू रीड क्लास 2 टेक्स्ट, ये 20.9% है इन 2018। ये फिगर थी 2022 में, घटी थी 2024 में मेरे भाई, ये फिगर 23.4% पे आ गई है। ठीक है, 20, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, ये वाले पैराग्राफ। ठीक है, अगला वाला पैराग्राफ ये वाला हो गया मेरे भाई। डिस्पाइट रिकवरी सर्वे रिवील्ड 76.6% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट वर ए अनेबल टू रीड क्लास 2 टेक्स्ट। गजब मेरे भाई। भाई देखो, इन्होंने डिफरेंस ले दिया ना, देखो थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको न्यूज को लिखना पड़ेगा। ये 23.4, ये कह रहे हैं कि ये इंक्रीज हो चुका है जो कि एबल है रीड करने के लिए क्लास 2 टेक्स्ट को, और ये कहते हैं 76.6% ऐसे हैं जो क्लास 3 जो स्टूडेंट है मेरे भाई, वो अनेबल है इसको रीड करने के लिए। तो वही कितने कर सकते कितने नहीं कर सकते उसकी बात यहाँ पर कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि क्लास 5 स्टूडेंट वर गिवन द सेम क्लास 2 टेक्स्ट, यही किताबें इन बच्चों को भी दी गई। ठीक है, अब ये कहते हैं यहां पर कि जो प्रीवियस इंटरेक्शन रहा सर्वे का, उसमें 2018 में 44.2% था, यही मेरे भाई 24 में आते आते 44.8% हो गया है। सोचो, अगर क्लास आगे बढ़ा दी गई है और पुरानी क्लास की किताबें दी जा रही हैं, रीड करने का प्रतिशत ये चल रहा है, सिर्फ क्लास 2 ही इनको दी गई है बुक, इनको टेक्स्ट बुक, और क्लास 2 ही मेरे भाई क्लास 5 वालों को दी गई, और प्रतिशत देखिए 44.8% है यहाँ पर। बात समझे? वही चीज जो डायग्राम में लिखी थी ना, वो इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दी है। रीडिंग टास्क पर डिसमिनेटेड इन 19 लैंग्वेजेस, पढ़ने के कार्य 19 भाषाओं में प्रसारित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, डेटा ज्यादा लग रहा है, समझ में सम आ रहा है। ठीक है, अब ये बोलते बाय द टाइम द स्टूडेंट रीच क्लास 8, जैसे ही स्टूडेंट क्लास 8 तक पहुंचते, सर्वे रिवील दैट 67.5% वर एबल टू रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट। ओहो गजब। ठीक है, कक्षा 8 तक पहुंचने तक 67.5% तक छात्र कक्षा 2 के स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने में सक्षम थे। सोच रहे हो मेरे भाई? बात क्लियर हो रही है कि नहीं? है गजब न्यूज, है कि नहीं? है गजब न्यूज, बढ़िया न्यूज है। मतलब एग्जामिनर तो छोड़ो, मैं ही यहां से धुआं धुआं कर दूंगा क्वेश्चन जब स्टेटमेंट बेस यहां से फॉर्म करूंगा। अब ये कहते हैं जो स्टूडेंट का बेसिक अर्थमेटिक लेवल है, जैसे कि नंबर को रिकॉग्नाइज करना, न्यूमेरिकल सब्सट्रैक्शन करना, ठीक है, फॉर 2 डिजिट विद बोरोइंग, सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें 3 डिजिट हो बाई 1 डिजिट, ठीक है, हैव शोन अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों में देखने को मिला है। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, यहां तक मेरे दोस्त सारी चीजें क्लियर बढ़िया तरीके से हो गई होंगी। ओके, चलिए चलिए चलिए।
तो ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ पॉइंट इंप्रूवमेंट इन स्टेट सच एज हिमाचल प्रदेश बिहार वाज लेस 4 to 5.9 पॉइंट, ठीक है। और एज कंपेयर टू स्टेट सच एज दी उड़ीसा हरियाणा वेस्ट बंगाल झारखंड जहां पर की मोर इंप्रूवमेंट, यहां पर 6 से 9.9% पॉइंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जहां पर 4 से 5.9 के से लेस इंप्रूवमेंट देखने को मिली है वह हिमाचल प्रदेश और बिहार। इसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा, एक बार और पढ़ना पड़ेगा इस न्यूज को मेरे भाई, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। इस न्यूज को ना एक बार और पढ़ेंगे तसल्ली से, इसकी ना थोड़ी एनालिटिक्स समझेंगे, और थोड़ा ना इसको ना हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ समझ कर पढ़ेंगे, समझ कर। अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक एक पॉइंट की हिंदी करके पढ़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको करेंगे यार, इतने थे इतने पे पहुंच गए, इसका क्या फायदा क्या नफा क्या नुकसान, ये सारी चीज है। ओके, बाकी मेरे भाई देखो ऐसा है कि कल जो सेशन होने वाला है बजट का वो पहले से निर्धारित है, वित्त मंत्री जी ने ये मुझे कार्य सौंपा है आप लोगों के लिए। और कल हम लोग मेरे भाई 1 फरवरी को शाम को 6 बजे जुड़ने वाले हैं। अब देखो निर्मला सीतारमन जी ने स्पेशली मेरे से बात की है कि देखो गौतम जी ऐसा है कि जब मैं पार्लियामेंट में प्रेजेंट करूंगी तो हेडफोन लगा के मुझे सुनना, मैंने कहा ओके। जब मैं पार्लियामेंट में प्रेजेंट करूंगी लिखते भी चलना, मैंने कहा ओके। जब मैं पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दूंगी मैं तुम्हें एक पीडीएफ भी दे दूंगी, मैंने कहा ओके। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, तुम्हें उसकी हिंदी भी करनी है अंग्रेजी भी करनी है, तुम्हें बढ़िया तरीके से पढ़ना है और हमारे बच्चों को समझाना है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कब, तो कहती है शाम को 6 बजे, क्योंकि टाइम लगेगा पीपीटी बनने में, टाइम लगेगा कंटेंट बनने में, ठीक है। क्लासिक कंटेंट चाहिए तो थोड़ा मेरे भाई सब में चाहिए। तो 1 फरवरी शाम को 6 बजे इवेंट लग चुका है, आपको जाना है, नोटिफाई मी कर लो। बजट में मेरे दोस्त अपने सस्ते वाले वित्त मंत्री के साथ आपको जुड़ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और बाकी मैंने छोटे छोटे उदिशा मैम ने मैंने सेशन प्लान किए हुए, इन सेशंस को जरूर आप देखिएगा। ओके, बाकी मेरे दोस्त ट्रिपल वैलिडिटी आज मंथ एंड है, तो अगर आप लोग चाहे वॉरियर प्रो लेना चाहें, चाहे मेरे भाई बैंक महापैक लेना चाहे, तो आज जाके आप एनरोल कर सकते हैं, अपने भाई का कोड Y168 लगा सकते हैं। चाहे टेस्ट